हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रेडियंस आईएएस में। इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटीज के जो मेजर पोर्शंस हैं उनको कवर किया है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी से लेकर धीरे धीरे करके इकोनॉमी के एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो है उनकी तरफ चलेंगे। एंड दिस विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जो आपकी कंप्लीट इकोनॉमी के पोर्शन को कंप्लीट करती है। ठीक है, सो आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम लोग जिस टॉपिक को इसमें कवर करने वाले हैं बेसिकली दैट इज अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सो अभी तक हम लोगों ने जो पोर्शन इकोनॉमी में कवर करा है उसके आगे अब आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। सो पहले हमारे को ये समझना है कि बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर कौन कौन से टूल्स जो हैं वो आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों के बारे में बात कर रहा है। सो बेसिकली द फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एफडीआई is an investment made by an investor from one country to business interest in another country। तो एक इंसान जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वो एज एन इन्वेस्टर अपने पैसे जो है वो किसी और कंट्री के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं दैट इज टू द रूट ऑफ द एफडीआई इन द फॉर्म ऑफ ईदर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस ऑपरेशन और अक्वायरिंग बिजनेस एसेट, या तो किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए या फिर किसी बिजनेस के एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, दैट कैन बी इन रिस्पेक्ट टू फिजिकल एसेट्स, इट कैन बी लाइक शेयर्स और एनीथिंग। एफडीआई इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम foreign portfolio investments, that is FPI, in which an investor merely purchases shares and debentures of foreign based companies। ठीक है, अब एफडीआई में बेसिकली क्या की फीचर्स है उनके बारे में देखते हैं। द की फीचर ऑफ एन एफडीआई इज दैट इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट एस्टैब्लिशेस ईदर इफेक्टिव कंट्रोल और एटलीस्ट सब्सटैंशियल इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्कशन मेकिंग ऑफ अ फॉरेन बिजनेस। तो बेसिकली एफडीआई के अंदर क्या करा जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स करी जाती है, या तो किसी जो भी चीज में इन्वेस्टमेंट करी जा रही है थ्रू द रूट ऑफ एन एफडीआई, या तो उसमें एक इफेक्टिव कंट्रोल लिया जाता है या फिर एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस जो है उस रूट के थ्रू प्रोवाइड करा जाता है। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका एक इन्फ्लुएंस जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर बिहाइंड एफडीआई इज टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए। अब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब क्या है, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं द पीरियड विच इज मोर देन 365 डेज और पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, वेयर द इंटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर बिहाइंड एफपीआई इज नॉट सर्टन। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली ऐसा कुछ इंश्योर नहीं करते हैं कि जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है तो दैट विल बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड और अ शॉर्टर पीरियड, जिसकी वजह से मार्केट में कई बार वॉलेटिलिटी जो है वो भी क्रिएट हो जाती है। सो इन्वेस्टर्स में इजिली एग्जिस्ट बाय सेलिंग शेयर्स आफ्टर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। अगर कभी उन्हें लगता है कि किसी एक इकोनॉमी के अंदर उन्हें इन्वेस्ट करना है एंड ऑल ऑफ अ सडन दे थिंक कि अब हमारे को किसी और इकोनॉमी के अंदर बेटर चांसेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वो अपने पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं अपने शेयर्स को बेचकर। तो इससे क्या होता है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो क्रिएट होने लग जाती है। टू अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू एफडीआई एंड एफपीआई, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द मायाराम पैनल। एक पैनल का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया था, वो पैनल कौन सा था, मायाराम पैनल। उस पैनल ने अपनी कुछ डेफिनेशन जो थी वो प्रोवाइड करी थी कि व्हाट इज इन द कैटेगरी ऑफ एफडीआई एंड व्हाट इज इन द कैटेगरी ऑफ एफपीआई। सो हम लोग इसमें देखते हैं इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी है, जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिसकी लिस्टिंग हो रखी है। द इन्वेस्टमेंट मेड इक्वल्स और एक्सीड 10% ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर 10% या 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, उसको एफडीआई कंसिडर किया जाएगा। Otherwise, it is treated as FPI, Foreign Portfolio Investment. In case of unlisted company, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, any investment made by a person in the capital of a company is treated as FDI. तो जो भी अनलिस्टेड कंपनी होगी उसमें किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर करी जाएगी तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, उसको एफडीआई के रूप में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि अगर 10% या उससे ज्यादा का कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसी लिस्टेड कंपनी के अंदर तो उसको एफडीआई कंसिडर करेंगे, और अगर उससे कम है तो उसको एफपीआई कंसिडर करेंगे। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो वो इन्वेस्टमेंट उसमें जो भी करा जाएगा उसको एफडीआई की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। दिस इज बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर एन इन्वेस्टर टू सेल स्टेक इन दी अनलिस्टेड कंपनी। देखिए, लिस्टेड कंपनी के ऊपर जनरली भरोसा जो है वो लोगों का ज्यादा होता है इन रिस्पेक्ट टू दी
अनलिस्टेड कंपनी। तो ये इन्वेस्टर के लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है कि वो अनलिस्टेड कंपनी अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहता है, तो वो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को जब बेचेगा तो उसको उसके लिए जो बायर है वो मिलना कहीं ना कहीं प्रोबेबली डिफिकल्ट हो सकता है इन रिस्पेक्ट टू द लिस्टेड कंपनी। तो इसलिए उसको एफडीआई की कैटेगरी में ही रखा गया है। Similarly, high stake in a listed company cannot be sold easily or can be sold for a huge loss in value. As the intention behind the FDI is long-term investment, it is preferable over FPI, which may be for the speculation purposes. अब इसमें हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से एफडीआई में रूट मिलता है, कौन कौन से रूट्स हैं कि एफडीआई के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो देयर इज वन रूट, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट, उसमें कैसे फंक्शनिंग करी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक रूट, दैट व्हाट इज ऑटोमेटिक रूट। द ऑटोमेटिक रूट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर अप्रूवल, इसमें प्रायर अप्रूवल जो है वो नहीं लेने की जरूरत पड़ती है। नो सब्जेक्ट स्पेशल क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको कोई प्रायर अप्रूवल लेने की, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, ये भी आप आगे भी देखेंगे, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर अप्रूवल जो है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है, तो उसमें गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल ऐसे नहीं लेना पड़ता है। द इन्वेस्टर्स आर ओनली रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई विद इन 30 days ऑफ रिसिट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। अप्रूवल रूट में क्या होता है, some projects are not allowed through automatic route but require specific approval। अब देखिए पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड पीसीएस के पेपर की बात करूं, तो यहाँ पर आपसे बहुत डेप्थ में नहीं पूछ सकते, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एफडीआई कितना परसेंट का बैंडविड्थ में है, एफपीआई कितने परसेंट के बैंडविड्थ पे है। दो तरीके के रूट्स में जो अप्रूवल और ऑटोमेटिक, उसमें सिंपल सी डेफिनेशन, अप्रूवल में क्या होता है, ऑटोमेटिक में क्या होता है, बहुत डेप्थ में नहीं पूछेंगे प्रिलिमिनरी स्टेज में आपसे, तो आपको बस एक बेसिक ओवरव्यू होना जरूरी है इस टाइम पे। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हु इज इन चार्ज ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि एफआईपीबी की जो इंचार्ज बॉडी है वो कौन सी है, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। would consider the recommendations of FIPB on proposals with total foreign equity inflow of and below 3,000 crore. The recommendations of the FIP on the proposals with total foreign equity inflow of more than 3,000 crore would be placed for consideration of the Cabinet Committee on Economic Affairs. 3,000 करोड़ तक की कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, दैट विल बी डन थ्रू दी FIPB, बट अगर उससे ज्यादा है तो दैट रिकमेंडेशन विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वो उस चीज को लुक आफ्टर करके, उसको कंसिडर करके उसके बाद अपना अप्रूवल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक रूट के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कोई स्पेशल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है, रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है इसके लिए। लेकिन अगर हम लोग बात करें अप्रूवल रूट की, तो अप्रूवल रूट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट रहती है। कौन सी बॉडीज में इन्वॉल्व होगी आपकी, FIPB दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो इसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, ठीक है। और अगर 3,000 करोड़ से ज्यादा का प्रपोजल है तो उसके लिए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो उसके ऊपर क्या करेगा, अपना रिकमेंडेशन देगा, उसको कंसिडर करेगा, उसके बाद उसे अप्रूव करेगा। ओके, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देखा। सो बिफोर 2015 Foreign Investment Promotion Board was under the Department of DIPPP, that is Department of Industrial Policy and Promotion, which is under Ministry of Commerce. The board has been shifted under Ministry of Finance to enhance its coordination with the other ministries. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड नाम से ही बता रहा है, विच इज गोइंग टू लुक आफ्टर द मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडिया में कहां से बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसको लुक आफ्टर करता है। ये कब बना था? 1993 में, आफ्टर द LPG स्ट्रैटेजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, व्हेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज अलाउड इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इससे पहले क्या था, क्योंकि इससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती थी, बहुत कम ही होती थी। रीजन उसके पीछे क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ लिबरलाइज्ड कोई पॉलिसीज नहीं थी। उसके बाद कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे आने से पहले डरता था क्योंकि बहुत सारे लाइसेंसेस जो है वो ग्रांट करने पड़ते थे। तो जब 1991 में LPG स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद एक बोर्ड का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। द बोर्ड हाउस्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, is an inter-ministerial body responsible for processing of FDI proposals and making recommendations for government अप्रूव। अब किन किन लोगों से मिलकर ये बॉडी जो है वो बनती है?
ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कंप्राइजेस द फॉलोइंग सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं कॉम्पोजिशन क्या है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के कॉम्पोजिशन में क्या है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड दिस डिपार्टमेंट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो कौन होंगे, वो होंगे उसके चेयरपर्सन। तो FIPB के चेयरपर्सन इज द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट। देन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट अगेन which is under Department of Industrial Policy and Promotion. This department is under Ministry of Commerce and Industry. Secretary to Government, Department of Commerce, again the Ministry of Commerce and Industry. Secretary to Government, Economic Relation, Ministry of External Affairs, that is Foreign Ministry. तो ये सब क्या है आपके, ये सब composition है आपका Foreign Investment Promotion Board का. So we have one chairperson प्लस 3 अदर मेंबर्स हु आर गोइंग टू असिस्ट। ठीक है, तो ये कॉम्पोजिशन आपको इसमें ध्यान रखना है। कौन कौन से प्रोहिबिटेड सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी जा सकती है, जहां पर FDI जो है वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकता। बिजनेस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग इंक्लूडिंग कैसीनोज, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चेरुट्स, सिगरेट्स ऑफ टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स। ये प्रोहिबिटेड सेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। एक्टिविटीज इन सेक्टर्स नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी विच इज बीइंग प्रोहिबिटेड। इसमें कोई भी और दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। रेलवे ऑपरेशन में कोई भी FDI के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर्स जो प्रोहिबिटेड है थ्रू द रूट ऑफ एन FDI वो आपको ध्यान रखने हैं इसमें। अब बात आती है, थोड़ा सा हम लोग FPI के बारे में देखते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि लिस्टेड कंपनी है तो FDI 10% या उससे ज्यादा का जो है वो कंसिडर किया जाता है, और 10% से कम है तो वो FPI कंसिडर करा जाता है। Case of a listed company, if the investment made is less than 10% of the capital company, then it is treated as FPI. As per the new SEBI norms, the investments from FII, जो है Foreign Institutional Investors, Qualified Foreign Investors, and non-resident Indians, that is NRIs, in Indian companies have been merged into FPI with uniform, relaxed procedures for foreign investments. तो at present ये चीज है कि सेबी के जो नए नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से क्या है कि जो FIIs हैं, जो QFIs है, that is Qualified Foreign Investors हैं, और जो NRIs हैं, अगर वो इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, so they have been considered under the category of the FPI. एंड उसमें कुछ प्रोसीजर्स जो है उनको रिलैक्स किया गया है। रीजन उसके पीछे क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम पॉसिबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कंट्री के अंदर हो, और अगर मैक्सिमम पॉसिबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहती है कंपनी गवर्नमेंट, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिलैक्स्ड नॉर्म्स जो है वो प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इश्यूज क्या है रिलेटेड FPIs के साथ, इश्यू ऑफ वॉलेटिलिटी। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि FPIs क्या करते हैं, मान लीजिए कि एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर उन्होंने अभी किसी एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करी है, ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक उन्हें लगता है कि यहाँ से बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारे को किसी और कंट्री के अंदर मिल रही है। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ इंडिया, तो इंडिया के अंदर FPIs की क्या हुई, इन्वेस्टमेंट्स हुई, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक 15 डेज उन्हें लगता है कि हमारे पास बेटर अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मिल रही है, हमारे को चाइना में मिल रही है। तो उन्हें लगता है पैसा क्या किया, विड्रॉ किया और चाइना में लगा दिया। इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जिसकी वजह से क्या है, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं हो पा रही है। ठीक है, then issue of lack of awareness about the actual fund contributors. Actual fund contribution का जो डेटा है वो कई बार actual grounds पर नहीं मिल पाता, क्योंकि कभी इन्वेस्टमेंट हो रही है फिर थोड़ी देर में ही वो निकल जा रही है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ लाइक आवर्स के अंदर भी जो है वो ट्रांजैक्शन में इतना डिफरेंस आने लग जाता है कि एक्चुअल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट नहीं करी जा पाती है। तो दिस इज व्हाट दी वन ऑफ द मेजर रीजन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, जो बहुत ज्यादा FPIs जो है वो इकोनॉमी को इतना ज्यादा वॉलेटाइल बना देती है, जिससे इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं हो पाती, और किसी भी कंट्री के लिए ये चीज अच्छी नहीं है कि वहां की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, तो बाकी इन्वेस्टर्स भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है वो वॉच कर रही है वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी को, तो इन्वेस्टर्स तो देख रहे हैं कि उन्हें कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लोग जो है, जो बाकी इन्वेस्टर्स है, वो भी इन्वेस्ट करने से कहीं ना कहीं कतराएंगे। सो इट विल लीड टू अ बैड सिचुएशन फॉर दी कंट्री। तो ये चीज को भी कंट्रोल करने की कई बार गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है, बट ज्यादा कुछ नॉर्म्स इसमें बेहतर हो नहीं पाते हैं। अब बात आती है, हमारे पास कुछ होती है डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
तो बेसिकली डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ नेगोशिएबल और ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी tradable in local stock exchange, but its values depend on the shares of the foreign companies. The depository receipt, which is a physical certificate, allows investors to hold shares in the equity of other countries. The most common depository receipts are American depository receipt. Basically इसका क्या मतलब है कि कोई कंपनी अगर बाहर से पैसा अपना रेज करना चाहती है तो वो क्या कर सकती है? वो कर सकती है, वो पैसा रेज कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो मान लेते हैं कि रिलायंस कंपनी है, उसको पैसा रेज करना है यूएसए से, तो वो पैसे को रेज कर सकती है बाय फ्लोटिंग द फिजिकल सर्टिफिकेट्स, और वहां पे एडीआर जो है उनको इशू करवाया जा सकता है। कोई कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, कोई इंडिविजुअल्स उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दे कैन डू सो इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो अलग अलग तरीके की डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स होती है। एक होती है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो अमेरिका के नाम पे, यूएसए से अगर फंड रेज हो रहा है तो उसको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। फिर होती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब वर्ल्ड ओवर कहीं भी किसी भी इकोनॉमी से अगर पैसा को रेज किया जा रहा है उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब अगर इंडिया में ही पैसे को रेज किया जा रहा है, दैट इज द इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? एक फिजिकल सर्टिफिकेट है जो फंड्स को रेज करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई भी कंपनी अगर अपने लिए फंड्स को रेज करना चाहती है फ्रॉम दी अनदर नेशन, तो उसमें किस सर्टिफिकेट का यूज कर सकती है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट का इस्तेमाल कर सकती है। और ये अलग अलग तरीके की डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो है वो दिए जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी इस लेक्चर के अंदर आपका एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा। क्या क्या देखा, एक बार हम लोग दोबारा से इसको रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देखा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में हम लोगों ने ये चीज देखी कि एफडीआईज जो है और एफपीआईज, दे आर टू टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली इसमें इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पैनल का फॉर्मेशन किया था जिस पैनल का नाम था मायाराम पैनल। इसको प्लीज अच्छे से याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि कौन से पैनल का फॉर्मेशन हुआ था। उस मायाराम पैनल ने कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड करी थी एफडीआई की और एफपीआई की। माया के हिसाब से कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट 10% या 10% से ज्यादा है ऑफ द कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इट इज बीइंग ट्रीटेड एज एफडीआई, और अगर उससे कम है तो इट विल बी ट्रीटेड एज एफपीआई। अनलिस्टेड कंपनी में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रही है दैट विल बी ट्रीटेड एज एफडीआई। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। नाउ अनलिस्टेड कंपनी के अंदर उसको एफडीआई की तरह ही क्यों लिया गया है? बिकॉज जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उसके ऊपर लोगों का भरोसा जो है वो जनरली क्या होता है? कम होगा इन रिस्पेक्ट टू दी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर है। ठीक है, तो लोग कहीं ना कहीं कतराएंगे, तो सेलिंग करना भी इन्वेस्टर के लिए कहीं ना कहीं जिसने परचेज किया हुआ उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को कंसिडर करते हुए उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा उन्होंने? एफडीआई की कैटेगरी के अंदर रखा। हाई स्टेक इन अ लिस्टेड कंपनी कैन नॉट बी सोल्ड इजिली। कोई भी अगर कंपनी के बहुत बड़े शेयर्स लिए गए तो वो एक साथ बेचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बायर आपको शायद ना मिले, तो आपको छोटे छोटे पीसेस में उसको बेचना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी क्या करता है? एक तरीके से लॉसेस जो है वो इनकर कर सकता है। एज द इंटेंशन बिहाइंड द एफडीआई इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इट इज प्रेफरेबल ओवर द एफपीआई, क्योंकि एफडीआई जो है वो एक साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए माने जाते हैं कि वो उससे ज्यादा लंबे समय के लिए करे जाएंगे, बट एफपीआई जो है वो शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसी की वजह से क्योंकि वो वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देते हैं। दो तरीके की एंट्रीज होती है। वन इज ऑटोमेटिक रूट, जिसमें गवर्नमेंट से कोई स्पेशल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आरबीआई के रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है विद इन 30 डेज। और एक होता है आपका अप्रूवल रूट, जिसमें गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। अगर 3000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसमें जो बॉडी जिसके पास ये क्लियरेंस के लिए जाएगा दैट इज एफआईपीबी, और अगर 3000 करोड़ से ज्यादा का है तो उसमें वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के बाद कंसिडरेशन के लिए मैटर जो है वो भेजा जाएगा। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसका फॉर्मेशन 1993 में हुआ था, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। इसकी जो बॉडी है इसमें कौन कौन लोग होते हैं? एक चेयरपर्सन है जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है इन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, देन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, देन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये कॉम्पोजिशन आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से सेक्टर्स प्रोहिबिटेड है? लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म हाउसेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, चेरूट्स, सिगरेट्स ऑफ टोबैको और ऑफ टोबैको सब्स्टिट्यूट्स एंड एक्टिविटी सेक्टर्स, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट जैसे आपका एटॉमिक एनर्जी हो गया, रेलवे ऑपरेशंस हो गए, इनके अंदर कोई भी एफडीआई जो है वो नहीं हो सकते टू फॉर दी नेशनल सिक्योरिटी रीजन। इसकी वजह से यहाँ पर इस रूट के अंदर एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है।
एफपीआई की अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा 10% से कम की इन्वेस्टमेंट एफपीआई का रूट है। सेबी इसको टाइम टू टाइम रेगुलेट करता है और सेबी के नए नॉर्म्स के हिसाब से एफआईआईज, क्यूएफआईज और एनआरआईज जो इंडियन कंपनीज के अंदर लगा रहे हैं उन सबको एफपीआई की कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर किया गया। एफपीआई के साथ इशू क्या है कि वो वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं कि कभी एक जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, कभी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, एंड पैरेलली यहाँ पर देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द एक्चुअल फंड कंट्रीब्यूटर्स। फिर हमने डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में देखा था। दीज आर बेसिकली अ फिजिकल सर्टिफिकेट जिसमें कोई भी कंपनी जो है वो फॉरेन कंट्री से अपने पैसे को क्या कर सकती है, रेज कर सकती है, उसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। मोस्ट कॉमन इसमें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। इसके अलावा और कौन कौन सी डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है, ग्लोबल एंड इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो दिस कंप्लीट्स विद योर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जो 2 रूट्स के बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा और आपको इसमें और कुछ नहीं करना है, ये आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स। आई होप आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो। सो आप इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते रहिएगा, आपको इसके रेगुलरली अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। हमारे बाकी कोर्सेज जो हैं वो भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप हमारे साथ किसी भी कोर्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे को हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, बी सेफ, टेक केयर, जय हिंद।